नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड्स और आयकर अधिनियम के बीच क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब कि प्रोविडेंट फंड से जो भी राशि प्राप्त होगी, चाहे वो कर्मचारी का अंशदान हो, नियोक्ता का हो, इंटरेस्ट हो, या जब एंड ऑफ द सर्विस रिटायरमेंट जब एकमुश्त राशि का भुगतान होता है, तो उस समय जो राशि प्राप्त होती है वो आयकर अधिनियम में किस प्रकार से कर योग्य होगी एवं कर मुक्त होगी, इस विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि प्रोविडेंट फंड 3 प्रकार के आयकर की दृष्टि से बांटे गए। पहला था वैधानिक भविष्य निधि, दूसरा था प्रमाणित भविष्य निधि और तीसरा था अप्रमाणित भविष्य निधि। वैधानिक भविष्य निधि था जो भविष्य निधि कानून 1952 है, कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952, उसके तहत ये बनाया गया। बनाए जाते हैं। दूसरा है प्रमाणित भविष्य निधि जो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, वो प्रमाणित भविष्य निधि होता है। और तीसरा अप्रमाणित जो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं होते हैं। तो इन तीनों में ही अलग अलग प्रकार से जो भी अमाउंट प्राप्त होती है वो कर योग्य होगी एवं कर मुक्त होगी। तो यहाँ पे उससे पूर्व एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भविष्य निधि में अंशदान की बात आती है तो यहाँ पे 4 प्रकार की राशियाँ प्राप्त होगी और उसी हिसाब से अपने को कर योग्य राशि या कर मुक्त राशि निकालनी होगी। पहला है कर्मचारी का अंशदान, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एम्प्लॉइज जो भी, जैसे क्या होता है कि कर्मचारी को बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रोस सैलरी इस प्रकार से बनती है उसकी। ठीक है, तो उसका क्या, कर्मचारी का एक परसेंटेज फिक्स होता है भविष्य निधि में, जैसे 10% या 12%, वो कर्मचारी को भी क्या करना पड़ता है, उस प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसी प्रकार से उसका नियोक्ता भी बराबर अंशदान या उससे कम राशि या अधिक राशि उस प्रोविडेंट फंड में डालता है। ठीक है, और तीसरा है कि उस भविष्य निधि का जो बैलेंस होता है उस साल वह प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट भी देता है। तो वो इंटरेस्ट क्या कर योग्य है या कर मुक्त है। और तीसरा, जब वो अकाउंट क्लोज होता है, वो किसी भी कारण हो सकता है कि जैसे सर्विस समाप्त हो जाए या फिर रिटायर हो जाए कोई, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी को भुगतान होता है, तो क्या वो राशि जो प्राप्त होगी वो कर मुक्त होगी या कर योग्य होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये चारों राशि हैं जिनको आपने वो कर मुक्त भाग और कर योग्य भाग के बारे में अध्ययन करना है कि क्या ये राशि जो प्राप्त हो रही है कर योग्य है या कर मुक्त है। कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह जो राशि इस कोष में जमा कराई जाती है अर्थात कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता द्वारा जो राशि इस कोष में जमा कराई जाती है अर्थात नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता का अंशदान जैसे कर्मचारी की तो सैलरी से डिडक्ट होगा वो अमाउंट, और नियोक्ता उसमें से अलग से उस पीएफ अकाउंट में पैसा डालेगा। इन राशियों के एकत्रित शेष पर मिलने वाला ब्याज, तीसरा राशि ये हो गई। और चौथा है सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु पर कर्मचारी को देय राशि पर कर लगाने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान बनाए गए हैं। संक्षेप में इन प्रावधानों के निम्न 4 शीर्षक हैं। पहला तो होगा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, सेकंड हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और फिर हो गया थर्ड हो गया इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और फोर्थ हो गया लम्प सम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पीएफ अकाउंट। अब आता है कर्मचारी का अंशदान। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पीएफ अकाउंट है, तो तीनों में क्या अलग अलग हो सकता है, अलग अलग नियम हो या फिर एक भी हो। भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान कर योग्य होता है। कर्मचारी के वेतन की गणना करते समय इसे वेतन में सम्मिलित किया जाता है यदि वेतन भविष्य निधि में अंशदान के बाद का दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
कि जो जैसे कर्मचारी को क्या है कि 40,000 का भुगतान हो रहा है और उसमें 10% यदि एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो रहा है 4,000, तो वो क्या है एक्चुअल में सैलरी में शामिल होता है और वो कर योग्य होता है। और वो चाहे स्टेचुअरी प्रोविडेंट फंड हो या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, अनरिकॉग्नाइज, तीनों ही में क्या होगा, कर योग्य होगा, मतलब कर्मचारी का अंशदान कर योग्य होगा। अब बेसिकली क्वेश्चन में क्या होगा कि वो कर्मचारी का अंशदान उसकी ग्रोस सैलरी में पहले से ऐड होगा, तो अपने को ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब एक कर्मचारी का मासिक वेतन 5,000 है, उसको भविष्य निधि के वेतन का 10% अंशदान काटकर 4,500 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है, मतलब 500 रुपये क्या हो रहा है उसका पीएफ डिडक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी के वेतन की आय में 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह के लिए 60,000 रुपये सम्मिलित किए जाएंगे। अब उसमें क्या होगा, 500 अलग से शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें इंक्लूड है। अप्रमाणित भविष्य निधि के अतिरिक्त अन्य निधि में कर्मचारी द्वारा दिए गए अंशदान पर धारा सी के अंतर्गत कटौती प्राप्त होती है। छूट की राशि को देय कर में से घटा दिया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि यदि वो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो उसके वेतन में शामिल होगी, वो कर मुक्त नहीं है, कर योग्य है। लेकिन क्या है कि कई जैसे सेविंग्स और विनियोग पे धाराएं होती है 80C से लेके 80U तक, तो उसमें क्या होता है कि बचत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ रिबेट देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिडक्शन में उस अमाउंट को लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको इंक्लूड करेंगे। वो जब डिडक्शन का चैप्टर आएगा तो उसमें अपन इस विषय में विस्तृत से चर्चा करेंगे, ठीक है। कर्मचारी का अंशदान क्या है, तीनों कंडीशन में क्या होगा, कर योग्य होगा। नियोक्ता के अंशदान की राशि वैधानिक भविष्य निधि के अंतर्गत कर मुक्त होती है, लेकिन प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में ये वेतन के 12% तक कर मुक्त होगी। शेष बचे हुए अंशदान की राशि कर योग्य होती। अब यहाँ पे शेष बचे हुए अंशदान की राशि कर योग्य होती है। अब यहाँ पे वैधानिक भविष्य निधि में तो क्या होगा, कर मुक्त होगी ये, और अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान की समस्त राशि कर मुक्त होगी। मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्टेचुअरी प्रोविडेंट फंड में जो नियोक्ता का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा वो उस क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन वो वेतन में सम्मिलित नहीं होता है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो वेतन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उसको अलग से ऐड करेंगे यदि वेतन में सम्मिलित नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे वैधानिक और अप्रमाणित भविष्य निधि में क्या है कि जो वो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, कर मुक्त होगा, लेकिन प्रमाणित भविष्य निधि में 12% तक क्या होगा, कर मुक्त होगा। 12% से अधिक यदि कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई एम्प्लॉयर तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि जब प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में तो उसमें क्या होगा, अभी अपने को राशि दी होगी कि ये वेतन का 15% है, ठीक है, या फिर राशि दी हुई होगी, तो उस राशि से अपन गणना करके उसका 12% निकालेंगे। अब जैसे क्या होगा कि जैसे दे दिया कि 15,000 15% है, ठीक है, वेतन का, तो उस केस में क्या होगा कि उसका 12% निकालेंगे अपन। 15% 15,000 है तो 12% 12,000 होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन निकालेंगे गणित के हिसाब से, और उसमें 12,000 है तो 15,000 में से 12,000 घटा देंगे। 12,000 तक तो क्या है, कर मुक्त है, और वो 3,000 रुपये क्या होगा, कर योग्य है, तो वो उसको सैलरी में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे वेतन की परिभाषा से मतलब है यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन मूल, यहाँ पे क्या है कि जो मूल वेतन माना जाएगा और जो बिक्री या कमीशन है वो, और यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महंगाई भत्ते को भी लेना है तो उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हो गया नियोक्ता का अंशदान। अब आता है भविष्य निधि खाते पर ब्याज। अब जो हर साल उसके ओपनिंग बैलेंस पे जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में, वो भी उसके लिए आय है, तो ये आय भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी या नहीं होगी। तो भविष्य निधि में जमा राशि पर प्रत्येक वर्ष ब्याज प्रदान किया जाता है। वैधानिक भविष्य निधि एवं अप्रमाणित भविष्य निधि पर जमा ब्याज पूर्णतः कर मुक्त होगा। जिस प्रकार से नियोक्ता का अंशदान कर मुक्त है,
उसी प्रकार से ब्याज भी कर मुक्त होगा। जबकि प्रमाणित भविष्य निधि में ब्याज 9.5% की दर तक कर मुक्त होगा। उससे अधिक यदि उसका नियोक्ता ब्याज दे रहा है तो वो क्या होगा, कर मुक्त नहीं होगा, कर योग्य होगा। अब जैसे मान लीजिए कि उसने 12% ब्याज दे रहा है तो 12 में से 9.5% घट लेस कर देंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो वो 2.5 क्या होगा, कर योग्य होगा और उसका कैलकुलेशन करके अपन उसके वेतन में जोड़ देंगे, ठीक है। अब आता भविष्य निधि खाते से सेवानिवृत्ति या नौकरी की समाप्ति पर प्राप्त एकमुश्त राशि, जो लमसम अमाउंट मिलेगा कि जैसे उसके अकाउंट में 5 लाख 10 लाख जो भी जमा हो गए तो वो किस प्रकार से कर योग्य होंगे। तो यहाँ पे वैधानिक भविष्य निधि में जो भी राशि प्राप्त होगी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, कर मुक्त होगी। प्रमाणित भविष्य निधि में क्या है कि ये जो शर्त दे रखी है ये यदि पूरी करता है वो इन शर्तों में से, तब तो क्या होगा, वह राशि कर मुक्त होगी। कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ नौकरी छोड़ने से पूर्व लगातार 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की सेवा की है और फिर वो जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो राशि कर मुक्त होगी। यदि 5 वर्ष से कम अवधि में यदि नौकरी छोड़ के जा रहा है तो पूरी राशि क्या होगी, कर योग्य होगी। कर्मचारी ने 5 वर्ष तक लगातार नौकरी नहीं की हो परंतु उसकी सेवा किसी ऐसे कारण से समाप्त कर दी गई हो जो उसके नियंत्रण में नहीं है, कि जैसे अस्वस्थता, बीमारी, दुर्घटना, नियोक्ता के व्यापार का संकुचन या बंद हो जाना, कि एक तरीके से क्या है कि कर्मचारी ने खुद रिजाइन न करके उसको हटा दिया गया हो, डिसमिस कर दिया हो किसी कारणवश, तो उस केस में भी वह कर मुक्त होगी। कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ने के पश्चात की अन्य नियोक्ता के यहाँ नौकरी कर ली हो और उसने प्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष अन्य नियोक्ता द्वारा रखे गए प्रमाणित भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित करवा लिया, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसको पेमेंट नहीं हो रहा, ओनली वो क्या कर रहा है, उस अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो उस केस में भी वो है राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यदि प्रमाणित भविष्य निधि के एकत्रित शेष का केवल कुछ भाग ही अन्य नियोक्ता के यहाँ स्थानांतरित किया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसी स्थानांतरित राशि तो कर मुक्त होगी। शेष प्राप्त की गई राशि तभी कर मुक्त होगी जबकि वह उपयुक्त कै व खे के अंतर्गत कर मुक्त हो। उपयुक्त प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की अवधि की गणना करने हेतु कर्मचारी द्वारा सभी नियोक्ताओं के यहाँ की गई सेवा की अवधि को जोड़ा जाएगा। यदि कर्मचारी ने एक नियोक्ता को छोड़कर दूसरे नियोक्ता के यहाँ सेवा करने पर उसका प्रमाणित भविष्य निधि खाता भी नए नियोक्ता के यहाँ स्थानांतरित करवाया हो, मतलब कि जितनी राशि वह दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर रहा प्रोपोर्शनेट उतनी राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी और बची हुई राशि पर कर लग जाएगा, कर योग्य हो जाएगी। यदि कर्मचारी द्वारा प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त एकमुश्त राशि उपयुक्त नियमों के अंतर्गत कर मुक्त नहीं होती है तो इस प्रकार प्राप्त एकमुश्त राशि में सम्मिलित नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता के अंशदान से संबंधित ब्याज की राशि वेतन शीर्षक की आय में शामिल मानी जाएगी। शेष राशि में से कर्मचारी के स्वयं के अंशदान की राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी, जबकि कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। जो कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज होगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, वो वेतन शीर्षक की आय नहीं होगी। अब आता है अप्रमाणित भविष्य निधि में क्या होगा, एकमुश्त राशि जब प्राप्त होती है तो अप्रमाणित भविष्य निधि में प्राप्त एकमुश्त राशि में सम्मिलित नियोक्ता का अंशदान, उसके अंशदान पर ब्याज की राशि का योग वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगा, ठीक है। शेष बची हुई राशि में कर्मचारी का अंशदान पूर्णतः कर मुक्त होगा, जबकि अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि क्या होगी, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। तो इस प्रकार से 3 पीएफ अकाउंट हो गए अपने पास, वैधानिक, प्रमाणित, अप्रमाणित, और उसमें 4 तरह के अमाउंट हो गई, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड लमसम अमाउंट। तो इनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है कि ये कर योग्य होगी या कर मुक्त होगी, उसके विषय में हमने जाना।